जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब पर। और प्यारे बच्चों, देखिए ये क्लास जो होगी आपकी, ये होने वाली है आधुनिक भारत का इतिहास। 1885 से लेकर 1947 तक की जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो आपके एग्जाम में पूछी जानी है। जो होमगार्ड का एग्जाम 25, 26 और 27 अप्रैल को प्रस्तावित है, तो यहाँ से इस क्लास से आपको 2 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी, बड़े ध्यान से इस क्लास को देखना। आपको लगता है कि मेरी स्पीड कम है तो आप स्पीड को बढ़ाकर देख सकते हैं। और पहले ही बता देता हूँ, देखिए इतिहास वो सब्जेक्ट है आपका जहाँ से आपको बहुत सारी डेट्स याद करनी पड़ती हैं। और यदि उन डेट्स को आप एक दूसरे से कनेक्ट करके चलोगे, एक टाइमलाइन को अच्छे से समझोगे, तो ये डेट्स याद करनी आसान हो जाती है। क्लास स्टार्ट होती है आपकी यहाँ से। पहली घटना 1885 की थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की ये पूछा जाता है, तो ए ओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। लेकिन इसका जो नाम था पहले, राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं था, पहले इसका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन। लेकिन दादा भाई नरोरो जी, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, इनके द्वारा इसका नाम किया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी कि INC। इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ, कौन अध्यक्ष थे, कितने सदस्यों ने भाग लिया, ये पूछा जाता है। तो प्रथम अध्यक्ष थे प्रथम अधिवेशन के व्योमेश चंद्र बनर्जी। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय यानी कि मुंबई के अंदर जो है इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था, और 72 सदस्यों ने इसके अंदर भाग लिया था। ये चीज आप याद रखोगे। और क्या पूछा जाएगा आपसे, आपसे पूछा जाएगा, देखिए जिस समय INC का गठन किया गया उस समय भारत के वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड डफरिन याद रखना। वहीं पूछा जाता है आपसे कि उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो ग्लैड स्टोन थे, ये भी याद रखोगे। देखिए A O ह्यूम जो है, इनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक जनक का जो मतलब कि ये कहें कि उपाधि जो मिलती है जनक की, ये मिलती है 1912 में। तो आधिकारिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो जनक है वो A O ह्यूम को 1912 ईस्वी में माना गया है। तो ये सभी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, बेसिक क्वेश्चन है। तो INC से इतने क्वेश्चन आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट घटना आ जाएगी आपकी बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन प्रस्ताव कब रखा गया, घोषणा कब की गई, ये नहीं पूछा जाता। नॉर्मल सबसे ज्यादा यही पूछा जाएगा आपसे कि कब किया गया, तो 1905 की डेट याद रखना। तो 1905 में बंगाल का विभाजन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है ये पूछा जाता है। तो इसका जो विभाजन किया गया लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। कब किया गया, 1905 में। डेट याद रखनी है, प्रभावी कब होता है, तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। वो इसलिए याद रखना है क्योंकि यहाँ जो है 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को पूरे बंगाल के अंदर शोक दिवस के रूप में मनाया गया। तो पूछा जाता है कि किस दिवस को शोक जो है शोक दिवस के रूप में मनाया गया बंगाल में, तो 16 अक्टूबर 1905 को। वहीं पर बात की जाए रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं, इनके द्वारा आह्वान पर पूरे भारत के अंदर या पूरे बंगाल के अंदर कह सकते हैं हम उस टाइम पीरियड में, तो पूरे बंगाल के अंदर जो है रक्षाबंधन के रूप में इसको सेलिब्रेट किया गया। और वहीं 16 अक्टूबर को शोक दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट किया गया था। ये पॉइंट यहां से आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट आ जाएगा आपका 1906 कोलकाता अधिवेशन, दादा भाई नरोरो जी। तो याद रखना कि 1906 का जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नरोरो जी थे। इसमें सबसे प्रथम बार किस शब्द का इस्तेमाल किया गया था, तो स्वराज का। यदि आपसे स्वदेशी पूछे, स्वदेशी शब्द का इस्तेमाल जो शब्द है इसका इस्तेमाल कब किया गया, तो ये किया गया था 1900 जो 5 वाला अधिवेशन हुआ था, 1905 के अधिवेशन में जो है स्वदेशी शब्द का इस्तेमाल किया गया था, जिसके अंदर विदेशी कपड़े थे, विदेशी वस्तुएं थी, उनका बहिष्कार किया गया। तो स्वदेशी और स्वराज दोनों शब्द याद रखना, क्योंकि जब हम कांग्रेस के अधिवेशन पढ़ते हैं तो उनमें बहुत सारी पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं कि स्वदेशी जो शब्द है कौन से अधिवेशन में आया, या स्वराज शब्द कौन से अधिवेशन में आया। तो ये पॉइंट हम वहां से याद रखते हैं। बात करते हैं विनायक दामोदर सावरकर की। VD सावरकर और गणेश सावरकर, इनके द्वारा एक संस्था बनाई गई थी मित्र मेला। कब बनाई गई थी ये भी पूछा जाता है, 1899 ईस्वी में।
ठीक है, ये थी एक गुप्त क्रांतिकारी संस्था जिसको बाद में नाम परिवर्तित कर दिया गया अभिनव भारत समाज। तो कभी भी पूछे अभिनव भारत समाज या मित्र मेला के संस्थापक कौन थे, विनायक दामोदर सावरकर, और उनका सहयोगी भाई थे, उनके जो साथ दिया था या सहयोगी थे वो थे गणेश सावरकर। ये पॉइंट आपने याद रखने हैं इस वाले स्लाइड से। नेक्स्ट आ जाएगा मुस्लिम लीग की स्थापना। सीधे याद रखना है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई, 1906 ईस्वी में की गई। किसने की, तो नवाब सलीमुल्लाह खां, कई बार इनके साथ नाम दे देता है इनके सहयोगी आगा खां का। तो कभी भी पूछे सलीमुल्लाह खां और आगा खां के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ये किस लिए था, तो ये था, देखिए मुसलमान जो है अपने राजनीतिक अधिकारों के लिए मांग कर रहे थे, इसलिए उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली। जैसे कि अभी 1885 में हमने आईएनसी जो है आईएनसी का गठन किया, वहीं जो है मुसलमानों ने भी अपने राजनीतिक अधिकारों की रक्षा के लिए मुस्लिम लीग की स्थापना की 1906 ईस्वी में। इसका जो प्रथम अधिवेशन होता है उसके अध्यक्ष पूछे जाते हैं वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन थे। और ये याद रखना इसका स्थापना कहाँ हुई थी, तो ढाका के अंदर हुई थी। ये पॉइंट भी आपने याद रखना है, इतने ही पॉइंट आपसे यहाँ से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड जो है इससे क्या पूछा जाएगा आपसे, देखिए सूरत अधिवेशन, जिसको माना जाता है कांग्रेस का विभाजन। जो कांग्रेस अभी हमने 1885 ईस्वी में बनी थी उसके बारे में पढ़ा, इसका विभाजन होता है 1907 ईस्वी में। तो कभी भी पूछे कि कांग्रेस का विभाजन कब हुआ, 1907 की डेट याद रखना। क्यों हुआ थोड़ा सा समझ लेना। उदारवादी और गर्मपंथी जो थे, लाला लाजपत राय और बाल लाल पाल के नाम से जानते हैं, ये गर्मपंथी जो थे ये लाला लाजपत राय को जो सूरत अधिवेशन था उसका अध्यक्ष बनाना चाहते थे, और वही उदारवादी जो थे रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अध्यक्ष पद को लेकर दोनों में विवाद हुआ और कांग्रेस का विभाजन हुआ। ये पॉइंट याद रखना है। नॉर्मली जो है सूरत अधिवेशन के जो अध्यक्ष बनते हैं, पूछे कौन बने थे, तो रास बिहारी घोष जी बने थे। ये पॉइंट याद रखोगे। तो सूरत अधिवेशन कब हुआ, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्यों हुआ ये तो नहीं पूछा जाएगा आपसे, केवल इतना पूछा जाएगा कब हुआ। नेक्स्ट स्लाइड से पूछा जाएगा मार्ले मिंटो सुधार 1909, जिसको भारत परिषद अधिनियम 1909 भी जाना जाता है। इसमें क्या था, अभी जो है 1906 ईस्वी में हमने पढ़ा कि मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। तो मुस्लिम लीग ने जो है राजनीतिक अधिकार मांगे, जो केंद्रीय कार्यकारिणी थी ब्रिटिश सरकार की, तो उसके अंदर राजनीतिक अधिकार मांगे। इसीलिए जो है मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल का अधिकार किस अधिनियम से दिया गया, ये आपसे पूछा जाता है। तो कौन से अधिनियम से दिया गया था, ये दिया गया था भारत परिषद अधिनियम 1909 या मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के तहत। तो ये चीज याद रखोगे। लॉर्ड मिंटो जो थे ये थे वायसराय उस समय के, और जॉन मार्ले जो थे ये थे भारत सचिव। तो उन्हीं के नाम पर ये अधिनियम आता है या सुधार आता है, जिसके अंदर मुसलमानों को अलग निर्वाचन दिया गया, अलग निर्वाचन पद्धति का उनके लिए प्रावधान किया गया। तो ये पॉइंट यहां से याद रखने हैं। नेक्स्ट पूछा जाएगा दिल्ली दरबार। पूछा जाता है कि दिल्ली दरबार का आयोजन कब होता है, तो 1911 ईस्वी में होता है। किसके लिए होता है, तो ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी भारत आए थे, उन्हीं के आगमन पर उनके स्वागत के लिए जो है दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है। ये पॉइंट याद रखोगे। कब हुआ, 1911 ईस्वी में। इसके अंदर दो महत्वपूर्ण घटनाएं आपने याद रखनी है। जो 1905 के अंदर अभी हमने पढ़ा था, 1905 के अंदर बंगाल का विभाजन हुआ था, उसको रद्द कर दिया जाता है। जो बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था उसको रद्द किया जाता है भारतीयों की मांग पर। वही जो कोलकाता राजधानी थी, पहले जो ब्रिटिश की राजधानी कोलकाता थी या भारत की राजधानी कोलकाता बना रखी थी, उसको हस्तांतरित कर दिया जाता है दिल्ली के अंदर। तो देखिए यहां पर दो पॉइंट याद रखने हैं कि घोषणा, जो घोषणा होती है, घोषणा कब होती है, उसके साथ साथ बनाई कब जाती है। तो 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली को भारत की राजधानी बना दिया जाता है और घोषणा होती है 1911 ईस्वी में। तो ये दोनों पॉइंट आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट पूछा जाता है आपसे आधुनिक दिल्ली का निर्माण। जो दिल्ली है, दिल्ली में राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और इंडिया गेट का निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो एडविन लुटियंस का नाम सबसे ज्यादा आता है। सहयोगी कौन थे इनके साथ में,
हर्बर्ट बेकर थे। तो इन दोनों का नाम आता है। एडविन लुटियंस का नाम इसलिए याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, क्योंकि अभी जो है जो आपके सी राजगोपालाचारी थे, सी राज गोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी की जो मूर्ति है, मूर्ति ये कहाँ लगाई गई है, तो ये राष्ट्रपति भवन के अंदर लगाई गई है। जो राष्ट्रपति भवन है, भवन, इसमें लगाई गई है। पहले जो यहाँ पर मूर्ति हुआ करती थी वो एडविन लुटियन की हुआ करती थी। तो एडविन लुटियंस की मूर्ति को हटाकर अभी जो है हाल फिलहाल में सी राजगोपालाचार्य की मूर्ति लगाई गई है। और सी राजगोपालाचार्य कौन थे? ये थे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। पूछेगा कौन थे, तो ये थे। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो फिर सी राजगोपालाचारी। और इस क्वेश्चन को मैं लॉक करता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार पूछा जाएगा, लॉक है। कौन सी शिफ्ट में आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना बता सकता हूं कि ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा कि सी राजगोपालाचारी जो हैं, जो भारत के प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये कौन थे। इस तरह से आपने क्वेश्चन को याद रखना है। नेक्स्ट की बात की जाए, इस वाली स्लाइड से आपने याद रखना है गदर पार्टी। गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, तो ये लाला हरदयाल के द्वारा की जाती है। इसके जो प्रमुख होते हैं, सिंपल तो यही क्वेश्चन बनता है। कहाँ की गई थी, तो सैन फ्रांसिस्को के अंदर 1913 ईस्वी में। डेट के साथ याद रखना है। क्यों की गई थी, क्योंकि सोहन सिंह भाखना, ये थे भाखना सोहन सिंह भाखना जो थे, भाखना नहीं है, सोहन सिंह भाखना के द्वारा एक हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन बनाई गई थी। इसी के द्वारा एक पत्रिका आती थी, गदर पत्रिका, उसी को बाद में गदर पार्टी के नाम से फेमस हुई, जिसके संस्थापक माने जाते हैं लाला हरदयाल, 1913 ईस्वी, सैन फ्रांसिस्को। तो ये पॉइंट यहां से याद रखने हैं, कॉमन है, पूछे जाते हैं, छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा एग्जाम हो, ये चीजें भी आपसे पूछी जाती है। नेक्स्ट है कामागाटा मारू प्रकरण। कब होता है, 1914 में होता है। कामागाटू मारू जो है, ये एक जापानी जहाज था, इसका नाम था, जो कुछ भारतीय जो हैं अच्छे भविष्य के लिए, जैसे अभी देखा होगा तुमने, जो बहुत लोग अमेरिका या और जगह काम करने जाते हैं, तो अच्छे भविष्य की तलाश के लिए भारत से एक जहाज जाता है काम करने के लिए कनाडा, और उसको कनाडा तट पर कनाडा की सरकार के द्वारा रोक दिया जाता है कि भाई आप आधिकारिक रूप से इसके अंदर एंटर नहीं कर सकते। तो इसलिए वहां से उसको वापस 2 महीने तट पर खड़ा रहता है, और 2 महीने बाद उसको फिर से कोलकाता भेजा जाता है। जब वो कोलकाता आता है तो वहां पे अंग्रेज जो अधिकारी थे, वे उनको इसलिए नहीं उतरने देते कि आपने जो है, जो नियम है उनका उल्लंघन किया है, और आपस में झड़प होती है जिसमें गोलाबारी होती है, बहुत लोग मारे भी जाते हैं। तो ये प्रकरण क्या था मैंने बता दिया। नॉर्मली सिंपल पूछा जाता है, कामागाटा मारू प्रकरण कब हुआ, 1914 में। क्या था मैंने बता दिया। नेक्स्ट की बात की जाए, प्रथम विश्व युद्ध, सिंपल पूछा जाता है कब स्टार्ट हुआ, कब से कब तक चलता है, तो 1918 तक चलता है। केंद्रीय शक्तियां और मित्र राष्ट्र कौन कौन थे, नहीं पूछा जाएगा, काफी पहले पूछा जाता था, अब ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता। तो नॉर्मली ये याद रखना कि प्रथम विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ, तो ये होता है 28 जुलाई 1914 ईस्वी में। और कब तक चलता है, तो ये 1918 ईस्वी तक चलता है। ये पॉइंट आप याद रखोगे। इसके अंदर भारत की प्रेजेंस क्या थी क्या नहीं थी, तो वो चीजें बहुत सारे पॉइंट हैं। वैसे गांधी जी ने एक एम्बुलेंस भी चलाई थी ब्रिटेन के अंदर, जिसमें जो सैनिक थे वो घायल हो जाते थे, तो उनके उपचार के लिए गांधी जी के द्वारा एक एम्बुलेंस चलाई गई थी। तो ऐसे ऐसे पॉइंट हम इतिहास के पर्पज से पढ़ते हैं। मैं केवल वे चीज पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ जो सीधे आपके एग्जाम को हिट करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है आपका लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता कब होता है, तो 1916। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा ये आपके लिए। तो लखनऊ समझौता भी कह सकते हो आप इसको, लखनऊ अधिवेशन भी कह सकते हो। क्यों कह सकते हो, क्योंकि लखनऊ अधिवेशन के अंदर हमने पढ़ा अभी 1907 ईस्वी, जिसके अंदर सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। 1906 के अंदर जो है
एक पार्टी बनकर आती है मुस्लिम लीग। तो सब अलग अलग तरीके से मांग कर रहे हैं स्वतंत्रता की भारत के अंदर। वही बात की जाए, लखनऊ अधिवेशन ऐसा अधिवेशन था, या लखनऊ समझौता ऐसा समझौता था जो एनी बेसेंट के सहयोग से किया गया, जिसके अंदर उदारवादी और चरमपंथी मुस्लिम लीग और कांग्रेस इकट्ठे होकर जो आगे जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसको चलाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार थे। 1916 का अधिवेशन कहाँ होता है? तो लखनऊ के अंदर होता है। वही बात की जाए, जो मुस्लिम लीग है उसके अध्यक्ष भी पूछा जाता है कौन थे, तो ये भी याद रखना है, मोहम्मद अली जिन्ना जी थे। मोहम्मद अली जिन्ना जी जो थे मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे। तो सभी को एक साथ मिलाने का जो काम किया था वो किया था एनी बेसेंट ने, कि सब अलग अलग मांग ना करिए स्वतंत्रता की, सब इकट्ठे होकर करेंगे, एक ग्रुप के साथ करेंगे तो ज्यादा पावरफुल रहेंगे। यदि आप आपस में ही फूट डाल दोगे, फूट डालकर अलग अलग तरीके से अपनी मांग करोगे स्वतंत्रता की, तो ये संभव नहीं है। तो यहाँ पर प्रेजेंस होती है, यहाँ पर जो प्रेजेंस होती है ये प्रेजेंस होती है एनी बेसेंट की। और एनी बेसेंट से पूछा जाता है कि होम रूल लीग आंदोलन किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, कब स्टार्ट किया गया, ये 2 पॉइंट याद रखना है। तो किसके द्वारा किया गया, तो सबसे पहले बात करते हैं कि 1916 ईस्वी में स्टार्ट किया गया। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों ने अपने अपने तरीके से अलग अलग किया है। जो बाल गंगाधर तिलक हैं उनके लिए एक पॉइंट ये भी पूछा जाता है कि बाल गंगाधर तिलक को किसने भारतीय अशांति का जनक कहा था, तो ये याद रखना, वेलेंटाइन सरोल के द्वारा। और कौन सी पुस्तक थी इनकी जिसमें इन्होंने ऐसा मेंशन किया था, ये थी इंडियन अनरेस्ट। तो इनकी पुस्तक थी इंडियन अनरेस्ट, जिसमें इन्होंने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। ये पॉइंट भी याद रखना है। वही बाल गंगाधर तिलक की केसरी और मराठा ये दोनों जो बुक हैं पुस्तक, ये भी आपने याद रखनी है। मराठा और केसरी जो है ये किसकी पुस्तकें हैं? बाल गंगाधर तिलक की हैं। यहाँ पर पॉइंट बनता है आपसे कि तिलक ने जो है होम रूल लीग की स्थापना कहाँ पर की थी और एनी बेसेंट ने कहाँ पर की थी। तिलक ने देखिए 28 अप्रैल, नॉर्मली मैं बात करूं तो अप्रैल आप छोड़ सकते हो, पर्टिकुलर डेट आप छोड़ सकते हो, केवल याद रखना 1916। इसकी भी 1916 याद रखना। जो तिलक थे इन्होंने बेलगांव पुणे के अंदर की थी, और वही जो एनी बेसेंट थी इनके द्वारा अडियार मद्रास के अंदर की गई थी। बाकी और पॉइंट यहाँ से आपने कोई याद नहीं रखना, इसके भी सचिव याद नहीं रखना, केवल याद रखोगे एनी बेसेंट की ये पत्रिकाएं, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। नेक्स्ट पूछा जाएगा, देखिए एनी बेसेंट की प्रेजेंस आई है तो इनके बारे में पूछा जाता है। जो आईएनसी थी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन रही हैं? तो ये रही हैं एनी बेसेंट जी। वही पूछे भारतीय अध्यक्ष, प्रथम भारतीय, तो प्रथम भारतीय कौन रही हैं? तो ये रही हैं सरोजनी नायडू। डेट के साथ याद रखना कौन सा अधिवेशन हुआ था? 1917 का कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? एनी बेसेंट ने, जो अपने आप में भारत के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता, जिसको हम शॉर्ट में बोल रहे हैं आईएनसी की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। प्रथम भारतीय महिला जो थी 1925 का कानपुर अधिवेशन हुआ था, जो सरोजनी नायडू रही हैं, वे आईएनसी की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष रही हैं। एक नाम और याद रखना, क्योंकि कई बार 4 ऑप्शन में दे दिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन आईएनसी की महिला अध्यक्ष रही हैं या नहीं रही है। तो ये नाम याद रखना, श्रीमती नीलनी सेन गुप्ता, जिन्होंने 1933 कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो ये 3 नाम जो हैं आप हमेशा याद रखोगे। नेक्स्ट ये टाइमलाइन है। जैसे मैंने बताया 1985 के अंदर कांग्रेस की स्थापना की गई, 1905 के अंदर बंगाल विभाजन किया गया। तो यहाँ से एक बार फिर से मैं रिवीजन करा देता हूँ आपको, यदि ये डेट, क्योंकि ये चारों पांचों डेट बहुत इंपॉर्टेंट है।
1906 के अंदर मुस्लिम लीग की स्थापना और 1907 के अंदर सूरत विभाजन या कांग्रेस विभाजन भी जिसको हमने बोला। 1916 के अंदर लखनऊ अधिवेशन जिसको हमने समझौते के रूप में सारी पार्टियां एक साथ मिलकर स्वतंत्रता की मांग करेंगी, और होम रूल लीग की स्थापना, ये पढ़ा। 1907 के अंदर मॉन्टेग्यू 1917 के अंदर मॉन्टेग्यू घोषणा, ये अभी नहीं पढ़ा हमने, इसको भी हम पढ़ के चलेंगे यहां से। देखिए, भारत के अंदर सत्याग्रह की शुरुआत 1917 से लेकर 1918 के बीच में, यहां पर हम पढ़ते हैं गांधी जी की प्रेजेंस इंडिया के अंदर। तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी जो हैं, गांधी जी भारत वापस होते हैं, भारत वापसी। तो गांधी जी की भारत वापसी कब होती है? तो ये होती है 9 जनवरी 1915 को। इसीलिए है 9 जनवरी को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? तो इसको प्रवासी भारतीय दिवस ये भी मनाते हैं, तो ये याद रखना। उसके बाद गांधी जी के कुछ, जैसे चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद आंदोलन और खेड़ा आंदोलन जो है, इनके बारे में आपसे पॉइंट पूछे जाते हैं। क्या क्या पूछे जाते हैं? सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह, डेट के साथ पूछा जाता है, कब हुआ? तो 1917 में। कहाँ होता है? बिहार के अंदर एक चंपारण नाम की जगह है, वहां पर होता है। क्यों होता है? अंग्रेजों ने मैंडेटरी कर रखा था कि भैया जो है 3/20% भाग, याद रखना, ये बहुत पूछा जाता है कि चंपारण सत्याग्रह के अंदर जो नील की खेती अनिवार्य कितनी भूमि पर थी? तो 3/20 भाग पर थी, ऐसे ही एग्जाम के अंदर बनता है। तो 3/20 भाग पर नील की खेती करनी आवश्यक थी। उसके बाद चावल, गेहूं, जो भी आपने दाल वगैरह बोनी है वो बोइए, लेकिन आपको नील जो है, इंडिगो का पौधा, ये उगाना ही पड़ेगा। तो इसको बोला जाता था 3 कठिया पद्धति। इससे जो है, जो किसान है उसको छुटकारा दिलवाने के लिए कि मैंडेटरी नहीं है, कोई बो सकता है तो बोइए, नहीं बोना जरूरी नहीं है। तो उसी के लिए आंदोलन चलता है चंपारण सत्याग्रह। ये प्रथम आंदोलन था। आंदोलन किसका? गांधी जी का। तो गांधी जी का कभी भी पूछे भारत के अंदर प्रथम आंदोलन कौन सा था, तो ये था आपका चंपारण सत्याग्रह। कब हुआ? 1917 में। किसके लिए हुआ? मैंने बता दिया आपको, नील की खेती के लिए। कितने परसेंट भाग पर था? तो 3/20% भाग पर था। क्या नाम दिया गया था? 3 कठिया पद्धति। नेक्स्ट, अहमदाबाद मील मजदूर हड़ताल, ये 1918 के अंदर होती है। जो है फ्लैग जो बीमारी थी उसके बोनस को लेकर, फ्लैग बीमारी से बहुत लोगों की मौत हो रही थी और बहुत जो है मील भी इतना नहीं चल पाया था, जिसकी वजह से जो वहां के जो लोग थे, मील मजदूर थे, उनकी जो वार्षिक इनकम थी वो घटी थी, जिससे वो चाहते थे कि मील जो है उनको 35% सालाना बोनस एक्स्ट्रा प्रोवाइड करे। तो इसके लिए था, पहली बार भारत के अंदर अनशन जो है, हंगर स्ट्राइक जो होती है गांधी जी के द्वारा, कौन सा आंदोलन में होती है? तो अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन में होती है। कब हुआ, क्यों हुआ, मैंने आपको बता दिया। तीसरा याद रखना है खेड़ा सत्याग्रह 1918 ईस्वी, गुजरात के अंदर होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि अतिरिक्त लगान जो है उसको माफ करने के लिए था। तो ये भी एक आंदोलन आपने याद रखना है, लगान माफी के लिए खेड़ा सत्या होता है 1918 ईस्वी में। गांधी जी ने नेतृत्व किया था। तो नॉर्मली सबसे ज्यादा इनकी डेट्स ही पूछी जाती है कि कब हुआ। कई बार तो ये आपसे सही मैचिंग में भी पूछ लेता है कि खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद मील मजदूर और उसके साथ साथ चंपारण सत्याग्रह, और आपको एक साइड में ऑप्शन दिए जाते हैं कि कौन सा कब हुआ। सही मैचिंग में भी ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट रहेंगे। समझा दिया मैंने क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, चंपारण 1917 में किसके लिए था? तो 3 कठिया पद्धति, जिसको नील की खेती बोला जाता था। प्रथम सवर्ण अवज्ञा आंदोलन भारत के अंदर कौन सा था? ये भी याद रखोगे। तो किसानों को राहत मिल गई थी इसके अंदर। दूसरा, अहमदाबाद 1918 गुजरात के अंदर फ्लैग बोनस विवाद को, प्रथम अनशन यानी कि भूख हड़ताल कौन से आंदोलन में की गई? तो अहमदाबाद के अंदर। खेड़ा आंदोलन गुजरात के अंदर फसल के नष्ट होने पर लगान माफी के लिए था, और ये प्रथम असहयोग आंदोलन था। ये चीज याद रखना है, तो ये आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मॉन्टेग्यू घोषणा 1917, ये याद रखना है। इसके द्वारा जो है भारत के अंदर भारत सरकार अधिनियम 1919 इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से अधिनियम आपने पढ़ने के जाने हैं? एक तो पढ़ना है आपने 1909 वाला, एक पढ़ना है आपने
1935 वाला, एक पढ़ना है आपने 1919, मैंने बता दिया आपको, एक पढ़ना है आपने 1773 वाला, और एक पढ़ना है आपने 1895 वाला, एक 1863 वाला। ये पढ़ के जाने हैं आपने। तो ये अधिनियम कुछ हैं जो आपके एग्जाम के अंदर जहां से बार बार क्वेश्चन बनते हैं। तो कुछ 5 या 7 अधिनियम ऐसे हैं जहां से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनते हैं। और 1935 को तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि संविधान के अंदर सबसे ज्यादा जो भाग लिया गया है वो 1935 के अधिनियम से लिया गया है। तो मैंने आपको सजेस्ट कर दिए, अभी तक आपने नहीं पढ़े तो पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। बात करते हैं, देखिए मॉन्टेग्यू घोषणा। मॉन्टेग्यू घोषणा जो है भारत सरकार अधिनियम, भारतीयों के द्वारा जो समय समय पर मांग की जा रही है कि भारतीयों को प्रतिनिधित्व चाहिए, जो ब्रिटिश कार्यकारिणी है, ब्रिटिश सरकार में प्रतिनिधित्व चाहिए, तो उसी के लिए भारत सरकार अधिनियम आता है। और यहां पर महिलाओं और जो सिख हैं उनको, और उसके साथ साथ जो ईसाई हैं, इनको जो है अलग से प्रतिनिधित्व दिया जाता है सरकार के अंदर। जैसे मुस्लिम लीग को जो है या मुसलमानों को 1909 वाले से दिया जाता है। 1909 का जो अधिनियम आता है उसमें मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन पद्धति स्टार्ट की जाती है। 1919 में महिलाओं, सिख और ईसाइयों के लिए की जाती है। तो ये चीज याद रखना, ये इसलिए आया था। इसको उदारवादियों ने तो कहा था कि भारत का मैग्ना कार्टा है, और वही बाल गंगाधर तिलक ने इसको कहा था सूर्य विहीन उषा काल, ऐसी सुबह जिसका सूरज ही नहीं है। ये अधिनियम की संज्ञा दी थी बाल गंगाधर तिलक ने। और ये पॉइंट भी पूछा जाता है कि किस अधिनियम को सूर्य विहीन उषा काल कहा था तिलक जी के द्वारा। फिर आपने याद रखना है भारत सरकार अधिनियम 1919। आगे पॉइंट क्या पढ़ना है, देखिए ये जो 1919 का अधिनियम आता है, इसी के तहत एक आता है रोलट एक्ट 1919। इसी के द्वारा लागू किया गया था, जिसके अंदर अराजकता और क्रांतिकारी जो आपराधिक घटनाएं थी उन पर सैंक्शन लगाना या उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए आया था। और इसके अंदर बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील के किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता। ना तो कोई ट्रायल होगा, ना कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा, ना कोई कारण पूछा जाएगा, ना उसको बताया जाएगा, और गिरफ्तार करके रखा जा सकता है अनिश्चित काल तक। तो ये था जिसको काला कानून की संज्ञा दी गई थी, याद रखेंगे। इसी के उपलक्ष्य में आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों आता है, तो सफरुद्दीन जो किचलू थे और उसके साथ साथ सत्यपाल मलिक को इसी काले कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था, बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील के, यानी कि काले कानून के तहत, रोलट एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। जिसके तहत अमृतसर बैसाखी का दिन था, बहुत लोगों ने प्रोटेस्ट करी कि भैया इन दोनों को क्यों गिरफ्तार किया गया है, इस कानून को हटाइए। और आप सब जानते हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं कि एक बाग के अंदर जनरल डायर ने हजारों लोगों पर गोली चला दी थी। प्रोटेस्ट क्यों हो रहा था, क्योंकि किचलू जो थे और सत्यपाल मलिक को जो गिरफ्तार कर लिया गया था, उसी के लिए शांतिपूर्वक धरना दिया जा रहा था कि आप इन लोगों को गिरफ्तार नहीं कर सकते रोलट एक्ट के तहत। तो इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, ये सब बच्चे जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था। लेकिन याद रखना इसकी डेट कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट पूछा जाएगा, इस हत्याकांड के बाद क्या हुआ था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने, जैसे ही जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, हजारों लोगों की मौत होती है, तो जो उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को दी गई थी नाइटहुड की, जो नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार के द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर को दी गई थी, इन्होंने अपनी उपाधि वापस कर दी थी ब्रिटिश सरकार को। शंकर नारायण जो थे वायसराय की कार्यकारिणी में थे, इस परिषद से इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। वहीं दिखावे के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है उसकी जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया, तो हंटर आयोग का गठन किया गया। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट यहां से आपने क्या क्या चीज याद रखनी है, खिलाफत आंदोलन से। तो खिलाफत आंदोलन डेट के साथ याद रखोगे कब होता है, क्यों होता है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो वर्साई की संधि थी, इसके तहत तुर्क में जो मुसलमान थे वहां पर एक खलीफा का पद हुआ करता था, जो बड़ी धार्मिक मान्यता थी जिस पद की, उसको समाप्त कर दिया गया।
जिसकी वजह से भारत के जो मुसलमान थे उनके अंदर आक्रोश हुआ कि हमारे धार्मिक पद को आपने खत्म कर दिया। तो यहां पर स्टार्ट होता है खिलाफत आंदोलन। तो क्यों हुआ, किसके बाद हुआ? वर्साई की संधि ये होती है 1919-20, ये याद रखोगे। तो खिलाफत आंदोलन के अंदर किस किस ने सहयोग दिया? तो गांधी जी ने सहयोग दिया, और भारतीय जो स्वतंत्रता सेनानी थे, मांग करने वाले लोग थे, उन्होंने भी इस खिलाफत आंदोलन का सहयोग दिया। ये चीजें आपने याद रखनी है डेट के साथ। इसके साथ साथ ही आपने याद रखना है असहयोग आंदोलन 1920। असहयोग आंदोलन की शुरुआत डेट के साथ याद रखोगे, कब होती है? 1920 में। ये क्यों होती है? जैसे रोलट एक्ट हुआ, रोलट एक्ट का विरोध करने के लिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उसका विरोध करने के लिए, और जो 1919 का अधिनियम आया था उसमें कुछ प्रावधान सही नहीं थे, तो उन सब के लिए भारत के अंदर चलाया जाता है असहयोग आंदोलन। इसके लिए एक विशेष अधिवेशन होता है, ये था विशेष अधिवेशन। विशेष अधिवेशन 1920। देखिए नॉर्मली जो अधिवेशन होना था वो कानपुर के अंदर, नागपुर के अंदर होना था, सॉरी 1920 में, लेकिन उससे पहले ही विशेष अधिवेशन जो आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी का विशेष अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता भी पूछी जाती है कि 1920 के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? लाला लाजपत राय जी के द्वारा। इसके अंदर जो है भारत के अंदर असहयोग आंदोलन प्रस्ताव पेश किया गया, जिसकी मोहर लगती है नागपुर अधिवेशन में, जिसको सर्वसहमति से लागू कर दिया जाता है, पारित कर दिया जाता है कि अब से भारत के अंदर जो स्टार्ट होगा असहयोग आंदोलन होगा। कारण मैंने बता दिया, जलियांवाला बाग हत्याकांड, और जो 1919 का अधिनियम आता है या रोलट एक्ट आता है, और उसके साथ साथ जो इससे पहले का जो अधिनियम हुआ था, मैंने बताया था खिलाफत आंदोलन का समर्थन करने के लिए असहयोग आंदोलन लाया जाता है। ये पॉइंट याद रखोगे। और उसके साथ साथ जो आपने याद रखना है चोरा चोरी कांड, ये कनेक्ट होता है असहयोग आंदोलन से, क्योंकि ये होता है 5 फैब 1922 ईस्वी को। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर के अंदर चोरा चोरी कांड होता है, जिसके अंदर पुलिस द्वारा शांतिपूर्वक जुलूस पर बल प्रयोग किया जाता है, जिससे बहुत लोग घायल हो जाते हैं। और वो जो जुलूस था उसमें भीड़ उग्र हो जाती है, और उग्र होने के बाद एक पुलिस स्टेशन के अंदर जो है 22 पुलिस कर्मियों को बंद करके आग लगा दी जाती है, जिससे वो जिंदा जल जाते हैं, जिंदा मर जाते हैं। ये चीज याद रखनी है। तो चोरा चोरी कांड डेट के साथ याद रखना, 5 फरवरी 1922 को पूछा जाता है, और इसी में घटना होती है जो असहयोग आंदोलन है उसकी वापसी। जो वापसी है ये क्यों ली जाती है? ये ली जाती है 12 फरवरी जो है, 12 फरवरी 1922 को जो है असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया जाता है गांधी जी के द्वारा। क्यों किया जाता है ये भी पूछा जाता है कि चोरा चोरी कांड की घटना की वजह से जो है गांधी जी ने भारत के अंदर असहयोग आंदोलन जो है उसको खत्म कर देते हैं। बस कब जेल में गए, कैसे गए, ये चीज आपने याद नहीं रखनी। इसके बाद चूंकि अब लगने लगा था कि कांग्रेस भी कमजोर है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, तो इसमें एक पार्टी का गठन होता है मार्च 1923 ईस्वी में। किसके द्वारा? CR दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा एक नई पार्टी बनाई जाती है, जिसको कहा जाता है स्वराज पार्टी। इसकी स्थापना बस पूछी जाती है 1923 किसने की? तो मोतीलाल नेहरू और CR दास जी के द्वारा इसकी जो है स्थापना की गई। और ये पार्टी देखिए 2-3 सालों तक बहुत अच्छी चली, कांग्रेस को भी पिछाड़ दिया था, इतनी बढ़िया पार्टी चली थी, और इसने बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए हैं, और जो सरकार के अंदर भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए मांगे भी बहुत अच्छी अच्छी की थी। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। तो इस वाली स्लाइड से एग्जाम पर्पज से याद रखोगे कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई और किसने की, बस इतनी चीज आपने याद रखनी है। उसके बाद आ जाता है आपका हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। इसमें कंफ्यूजन नहीं लेकर आना अपने दिमाग के अंदर कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन क्या है और हिंदुस्तान सोशलिस्ट, यहां पर केवल सोशलिस्ट जुड़ा हुआ है, सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। तो दोनों पॉइंट आपने याद रखने हैं। जो हिंदुस्तान रिपब्लिक, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं HRA, का गठन 1924 डेट के साथ याद रखना। कहां पर हुआ? कानपुर के अंदर। किसने किया था? तो चंद्रशेखर आजाद, और यही इसके अध्यक्ष भी बने थे। अन्य कौन कौन सदस्य रहे थे? तो रामप्रसाद बिस्मिल्ला, सचिंद्र नाथ सन्याल और अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह इसके अन्य सदस्य थे।
तो कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि HRA के सदस्य कौन थे या कौन नहीं थे, तो ये पॉइंट पूछ लिया जाता है। वहीं बात की जाए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, 1928 दिल्ली में इसका गठन किया जाता है चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के नेतृत्व में। ये दोनों पॉइंट आपसे पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, तो ये भी आप एक बार अपने माइंड में सेट कर लोगे। नेक्स्ट आ जाएगा आपका क्रांतिकारी घटना के अंदर एक घटना याद रखनी है, काकोरी कांड। सहारनपुर से लखनऊ तक जा रही एक ट्रेन को जो है HRA, हमने यहाँ पर पढ़ा HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के जो सदस्य थे कौन कौन थे, रामप्रसाद बिस्मिल्ला, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लिहाड़ी और रोशन सिंह, इनके द्वारा इसको लूट लिया जाता है और फिर इनको फांसी भी दे दी जाती है, ये याद रखना। तो काकोरी कांड के लिए डेट पूछी जाती है, 1925 ईस्वी में होता है। और कई बार पूछ लेता है कि इस घटना में कौन क्रांतिकारी नहीं जुड़ा हुआ था, तो ये थे रामप्रसाद बिस्मिल्ला, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लिहाड़ी और रोशन सिंह। अन्य कोई ऑप्शन आपको ऑप्शन के अंदर अन्य कोई नाम मिलता है तो फिर आप ध्यान से इन चीजों को याद रखोगे। नेक्स्ट साइमन कमीशन गो बैक। तो साइमन गो बैक ये क्या था, साइमन कमीशन जो है 1919 का जो अधिनियम आता है, 1919 का अधिनियम, इस अधिनियम का रिव्यू, इसकी जांच करने के लिए इसका गठन किया गया था साइमन कमीशन का। साइमन कमीशन के अंदर कुल 7 सदस्य थे, 7 सदस्य थे और सातों के सातों सदस्य विदेशी थे, इसलिए इसका विरोध किया गया भारत के अंदर। तो यहां से कौन कौन से पॉइंट आप याद रखोगे, याद रखोगे कि इसका गठन कब किया गया, 1927 ईस्वी में, पर्टिकुलरली जैसे नवंबर वगैरह ये याद रखने की जरूरत नहीं। भारत आगमन कब हुआ, 1928 ईस्वी में। और भारत के अंदर काले झंडे दिखाए गए कि भैया आपने भारत के अंदर भारत में लागू किसी कानून का रिव्यू करना है और सभी अंग्रेज हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा, आपने इसके अंदर किसी न किसी जो हिंदुस्तानी है उसको तो रखना था ताकि वो अच्छे से बता सके इसकी कमियां क्या है। तो इसीलिए साइमन गो बैक का नारा दिया गया और इसी में होती है लाला लाजपत राय की हत्या। तो लाला लाजपत राय की जो 30 अक्टूबर शांतिपूर्वक विद्रोह हो रहा था, प्रदर्शन हो रहे थे कि साइमन गो बैक, और उसी में लाठीचार्ज कर कर जो है 17 नवंबर 1928 को चोट लगने के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। तो ये सारी घटनाएं अपने इतिहास में बचपन से पढ़ते आए होंगे, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं ऐसे पढ़ते ही आए हैं, 9वीं 10वीं तक आप। तो इन चीज़ों में ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। इसके साथ ही होता है सांडर्स हत्याकांड। लाला लाजपत राय जो है, इनकी मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद ने एक अंग्रेज अधिकारी सांडर्स को मार दिया जाता है, इसकी हत्या कर दी जाती है। कहाँ पर, लाहौर के अंदर। तो ये पूछा जाता है सांडर्स हत्याकांड कब होता है, तो ये होता है 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को। इस हत्याकांड से कौन कौन जुड़े थे ये भी पूछ लेते हैं कई बार, 4 ऑप्शन में कौन नहीं जुड़ा था, ज्यादातर ऐसे बनता है। तो भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर, और चौथा ऑप्शन में जो भी आपको मिले वो आपने मार्क करना है यदि नहीं पूछेगा तो। नेक्स्ट आ जाएगा आपका, देखिए नेहरू रिपोर्ट, सिंपल पूछी जाती है कि कब आती है, तो 1928 ईस्वी में आती है, जिसके अंदर भारतीयों के लिए भावी संविधान का मसौदा तैयार किया जाता है कि भारतीयों को संविधान की जरूरत है। तो ये मैंने जब आपको संविधान की क्लास पढ़ाई थी, हाँ मौलिक अधिकारों की क्लास पढ़ाई थी, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था। तो संविधान की मांग के लिए कौन सा आता है, नेहरू रिपोर्ट 1928। वहीं पर इसी के साथ साथ 1929 ईस्वी के अंदर आता है 14 सूत्रीय जिन्ना फार्मूला। तो जिन्ना फार्मूला भी पूछा जाता है, 14 सूत्रीय कब आता है, तो 1929 में। इसके अंदर जो है, जो नेहरू रिपोर्ट है, नेहरू रिपोर्टों को माना था कि नेहरू जी ने जो रिपोर्ट पेश की है वो मुसलमानों के हित के खिलाफ है, उनके हित का समर्थन नहीं करती, इसलिए इन्होंने अपना ही एक 14 सूत्रीय फार्मूला जो है वो पेश किया था। तो ये 2 पॉइंट यहां से याद रखोगे डेट के साथ बस। नेक्स्ट आता है बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में। ये क्या था, तो बारदोली सत्याग्रह जो है ये लगान को लेकर था। लगान में वृद्धि कर दी गई थी 30% की, और किसानों की वो स्थिति नहीं थी कि लगान 30% जो अतिरिक्त वो दे सके, इसीलिए बारदोली के अंदर सत्याग्रह होता है। और इसके अंदर जो है, ये गुजरात के अंदर होता है। जो ये थे आपके वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इससे पहले तक, इस आंदोलन से पहले तक ये वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाने जाते थे। बारदोली की महिलाओं
के द्वारा ही सरदार की उपाधि दी गई थी। जो सरदार था, सरदार की उपाधि सरदार वल्लभ भाई पटेल को किसने दी थी? तो बारदोली की महिलाओं ने दी थी, क्योंकि इन्होंने जो है बारदोली सत्याग्रह जो है अतिरिक्त 30% जो लगान था उसको कम कराया था। तो ये चीज आपने यहां से याद रखनी है। नेक्स्ट पूछा जाएगा केंद्रीय विधानसभा जो है उसके अंदर बम कब फेंका गया, किसके द्वारा? तो 8 अप्रैल 1929 में दिल्ली विधानसभा के अंदर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त इनके द्वारा जो है हानि रहित, यानी खाली पड़ी बेंच थे जिन पर कोई नहीं बैठे थे, केवल उन्हें डराने के लिए जो है बम फेंका गया था। ये याद रखनी है। कब फेंका गया? तो केंद्रीय विधानसभा में बम जो है वो किसके द्वारा फेंका गया? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। कब फेंका गया? 8 अप्रैल 1929 ईस्वी। ये 2 पॉइंट याद रखने हैं, बाकी और कुछ यहाँ से याद नहीं रखना। पूर्ण स्वराज्य की उद्घोषणा, देखिए पूर्ण स्वराज्य की जो उद्घोषणा की गई थी ये 1929 लाहौर अधिवेशन जो हुआ था उसमें की गई थी। और देखिए क्लास थोड़ी सी लंबी होती जा रही है, मैंने पहले ही कहा था कि आप क्लास को थोड़ा सा स्पीड से देख सकते हैं। नॉर्मली बात की जाए तो आधुनिक भारत में 1885 से लेकर 1947 तक जो भी पॉइंट आपके बनेंगे वो यहाँ से ही बनेंगे, जितनी चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो क्लास हल्की मत समझना, थोड़ा सा पैशंस करके और रखिए। आधे घंटे की क्लास और रह गई, 1947 तक जाना है, 1929 तक हम आ चुके हैं। तो 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि के दिन ये जो अधिवेशन है ये कंडक्ट होता है। इसकी अध्यक्षता पूछा जाता है किसके द्वारा की गई थी? तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पहली बार कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की गई? तो लाहौर अधिवेशन। ये भी पूछा जाता है। जहां देखिए इसके अंदर ऐतिहासिक प्रस्ताव रखा गया था, डोमिनियन स्टेट जो है उसकी जगह पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई। और डोमिनियन स्टेट जो है, देखिए यहाँ पर जो है मैंने अभी आपको पढ़ाया नेहरू रिपोर्ट, इसके अंदर डोमिनियन स्टेट जो है उपनिवेशिक जो स्वराज है उसकी मांग की गई थी कि भैया जो सत्ता है वो ब्रिटिशों के पास ही रहेगी, हम जो रहेंगे उपनिवेश रहेंगे, ब्रिटिशों का उपनिवेश रहेंगे, भारत अपने अकॉर्डिंग यहाँ की सत्ता चलाता रहेगा। लेकिन यहाँ पर कहा गया कि हम उपनिवेश नहीं बनेंगे ब्रिटिश का, हमें चाहिए पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण स्वराज चाहिए। और उसी के बाद रावी नदी के तट पर झंडा फहराया जाता है 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। और भारत के अंदर स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो हमने प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया? 26 जनवरी 1930 को। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट होता है, देखिए सवर्ण अवज्ञा आंदोलन। इंपॉर्टेंट रहेगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको किसी न किसी शिफ्ट में सवर्ण अवज्ञा आंदोलन देखने के लिए मिलेगा, चाहे वो डांडी मार्च से पूछे चाहे सवर्ण अवज्ञा आंदोलन, दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हैं। कब स्टार्ट होता है? तो ये फरवरी 1930 में साबरमती जो आश्रम था गांधी जी का वहां से स्टार्ट होता है। इसके अंदर जो है यंग इंडिया एक पत्रिका चलाई जाती थी गांधी जी के द्वारा। तो कई बार पूछ लिया जाता है यंग इंडिया पत्रिका किसके द्वारा चलाई जाती थी? गांधी जी के द्वारा। इसके अंदर 11 सूत्री मांगे रखी गई थी। और भारत के अंदर सवर्ण अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट होता है फरवरी 1930। इंपोर्टेंट है, डेट के साथ याद रखना। इसी के अंदर स्टार्ट होता है डांडी मार्च, जिसको बोला जाता है नमक सत्याग्रह। तो तीनों एक दूसरे से कनेक्ट हैं। सवर्ण अवज्ञा आंदोलन के अंदर ही डांडी मार्च या नमक सत्याग्रह स्टार्ट होता है। और यहाँ से पॉइंट पूछा जाता है कि डांडी मार्च जो है वो साबरमती आश्रम जो है यहाँ से स्टार्ट होता है और डांडी तक जाता है, जहाँ पर नमक पर भी कर लगा दिया गया था, उसको हटाने के लिए डांडी मार्च किया गया था। कितनों किलोमीटर की यात्रा की गई थी, कब से कब तक हुआ था? 12 मार्च 1930 से जाता है 6 अप्रैल 1930 तक। तो नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा था कि नमक पर तो हम कोई कर नहीं देंगे। तो ये पॉइंट याद रखना है। 345 किलोमीटर की इन्होंने यात्रा की थी। कितने अनुयायी चले थे इनके साथ में डांडी मार्च में? 78 अनुयायी चले थे, ये भी याद रखना है। वही पूछा जाता है, देखिए ये हो गया। और उसके साथ साथ हाँ एक चीज पॉइंट यहाँ पूछी जाती है, बाकी तो जेल वेल में गई, ये चीज हमने नहीं याद रखनी। अमरीकी पत्रकार जिन्होंने डांडी मार्च को जो है कवर किया था वो थे वेब मिलर। ये भी याद रखना कि कौन अंग्रेज पत्रकार थे जिन्होंने डांडी मार्च को कवर किया था, वे थे वेब मिलर। और कौन कौन से आंदोलन जो हैं
समन्वय आंदोलन और नमक सत्याग्रह के साथ स्टार्ट हुए थे। तो खान अब्दुल गफ्फार खां का नाम आता है, जिनको सीमांत गांधी कहा जाता है। इनकी खुदाई खिदमतगार और लाल कुर्ती आंदोलन और इनकी एक पत्रिका पाख्तून, ये तीनों चीज याद रखना। तो लाल कुर्ती आंदोलन स्टार्ट किया था किसने? खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा। खुदाई खिदमतगार किसकी रचना है? तो ये भी खान अब्दुल गफ्फार खां की है। और उसके साथ पख्तून जो रचना है ये भी किसकी पत्रिका थी? तो ये भी खान अब्दुल गफ्फार खां की थी। ये पॉइंट याद रखोगे। उसके साथ साथ एक नाम याद रखोगे, सी राज गोपालाचारी, जिनको मैंने बताया स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। और लोग क्या है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तिरुचिरुपल्ली जो है, यहाँ पर इन्होंने जो है नमक बनाकर, जैसे गांधी जी ने दांडी में नमक बनाकर, इन्होंने तिरुचिरुपल्ली जो है यहाँ पर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा था। तो ये याद रखोगे, इसको आप एक बार स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा गांधी इरविन समझौता, जो अभी सवर्ण अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ है उसको खत्म करने के लिए गांधी इरविन समझौता आता है 5 मार्च 1931 ईस्वी। डेट के साथ याद रखोगे। तो सवर्ण अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति किसके तहत होती है? गांधी इरविन समझौते के तहत। इसमें समझौता था ये कि गांधी जी की जो मांगे थी वो उन्होंने मान ली थी कि हाँ, हम आपकी सारी मांगे मानते हैं। नमक बनाने का अधिकार मिल गया था कि आप इस आंदोलन को खत्म कर दें, आपकी जो भी मांगे हैं हम उनको मानते हैं। और उसके साथ साथ 1930 में जो है गोलमेज सम्मेलन स्टार्ट हो जाते हैं। गोलमेज जो सम्मेलन है वे स्टार्ट होते हैं। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी को मना भी लिया था। तो सहमति दर्ज हुई थी किसके तहत? गांधी इरविन समझौते के तहत। तो सेकंड जो गोलमेज सम्मेलन हुआ है अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो सेकंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए किसने मनाया था? तो लॉर्ड इरविन ने मनाया था। और देखिए यहाँ बात की जाए तो सरोजनी नायडू जी के द्वारा गांधी और इरविन दो आत्माएं हैं, ऐसे करके क्वेश्चन में पूछा जाता है कि किसने कहा था, फिर आपने मार्क करना है सरोजनी नायडू जी ने कहा था। नेक्स्ट आपने याद रखना है चटगांव शस्त्रागार, जहां पर अंग्रेजों के हथियार रखे जाते थे उसको लूटा था। और एक ही व्यक्ति का नाम याद रखना है, सूर्य सेन। इसके मास्टरमाइंड कौन थे? सूर्य सेन। बाकी के कौन कौन थे, क्या क्या थे, इन चीज को हमने अभी याद नहीं करना। यहाँ से स्टार्ट होते हैं आपके गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब होता है? 1930। कब से कब तक जाता है? तो 12 नवंबर से 13 जनवरी 1930 तक जाता है। कहाँ होता है? लंदन के अंदर। उद्घाटन किसने किया, ऐसा भी पूछा जाता है, जॉर्ज पंचम ने। तो प्रथम वाले की इतनी चीजें तो आपसे पूछी जाती हैं। अध्यक्ष कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। गोलमेज सम्मेलन क्यों हुआ था? तो भारत के अंदर जो भी आंदोलन चल रहे थे उनका नेतृत्व करने वाले और जो अंग्रेज अधिकारी थे वे एक जगह बैठकर भारत की जितनी भी समस्याएं हैं उनको सुलझाने के लिए गोलमेज सम्मेलन हुए। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं। पहला मैं आपको बता रहा हूं, इसके अंदर हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, उदारवादी और BR अम्बेडकर जिन्होंने दलित वर्ग का नेतृत्व किया था, इन्होंने भाग लिया था। कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था। ये पॉइंट याद रखोगे। नेक्स्ट आ जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। कब से कब तक होता है? तो 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 ईस्वी तक होता है। और ये पूछा जाता है कि किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के द्वारा भाग लिया गया? तो ये गांधी जी के द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया। और जब हम गांधी जी का जीवन परिचय पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किस जहाज से गए थे, किस जहाज से लंदन पहुंचे थे, कौन कौन सी जगह पर रुके थे, तो ये सब पॉइंट आप स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है तीसरा गोलमेज सम्मेलन। तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो है इसके अंदर मात्र जो है 46 प्रतिनिधित्वों ने भाग लिया था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन कौन थे ये भी पूछा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू और BR अम्बेडकर जी थे। ये याद रखोगे। कांग्रेस ने देखिए इसमें भी भाग नहीं लिया था। हालांकि कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू को कह सकते हैं कि इन्होंने भाग लिया, लेकिन नॉर्मली आधिकारिक रूप से जो है कांग्रेस ने किसी भी सम्मेलन में भाग नहीं लिया। तो यहाँ पर पॉइंट बनता है कि जो तीनों गोलमेज सम्मेलन है उसमें किसने भाग लिया? तो जवाहरलाल नेहरू और BR अम्बेडकर। गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो सेकंड या द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। ये याद रखोगे। और यहाँ के बाद आता है आपका जो गांधी जी का हरिजन अभियान। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगा। एक ही चीज याद रखनी है, 1933 ईस्वी में हरिजन नामक पत्रिका जो है उसका संचालन किसके द्वारा किया गया था या प्रकाशन किसके द्वारा? तो फिर नाम याद रखना है
गांधी जी। यहां पर आ जाता है सांप्रदायिक चांट। ये क्या था? देखिए, जहां मैंने पढ़ाया आपको 1919 का अधिनियम जो था, 1919 के अधिनियम में मुसलमानों को प्रतिनिधित्व दिया गया, निर्वाचन प्रतिनिधित्व। 1919 में ईसाइयों को, सिखों को और महिलाओं को दिया गया। उसके बाद जो है, अब बी आर अम्बेडकर जी जो यहाँ थे, बी आर अम्बेडकर जी हमने पढ़े, तीनों सम्मेलन में भाग लिया। इन्होंने जो है रैमजे मैकडोनाल्ड से एक बिल पास करवाया कि दलित वर्ग का भी अलग से प्रतिनिधित्व होना चाहिए सत्ता के अंदर। इसलिए कम्युनल अवार्ड आया कि भैया हाँ, जैसे मुसलमानों को दिया गया है, जैसे ईसाइयों को दिया गया है, जैसे सिखों को या महिलाओं को दिया गया है, जैसे कांग्रेस का, मुस्लिम लीग का, सबका अपना अपना है, तो दलित वर्ग को भी अलग से प्रतिनिधित्व या निर्वाचन पद्धति मिलनी चाहिए। उसी के लिए कम्युनल अवार्ड आता है कि जो रैमजे मैकडोनाल्ड हैं वो कहते हैं कि भैया दलितों को भी अलग से प्रतिनिधित्व दिया जाएगा भारत के अंदर। इसी का विरोध करते हैं गांधी जी। कहते हैं कि यदि आप दलितों को भी अलग से दे दोगे तो इस तरह तो हिंदू जो है वो दो वर्गों में बट जाएंगे, दलित वर्ग अलग हो जाएगा और हिंदू अलग अलग हो जाएगा। इस तरह से फूट पड़ जाएगी हिंदू वर्ग में। तो उसको, उसी के लिए गांधी जी जो है यरवदा जेल के अंदर अमर आंदोलन करते हैं। और उसके बाद होता है पूना समझौता। पूछा जाता है कब होता है, तो 26 सितंबर 1932 को। किस किस के बीच होता है? गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच होता है। और ये होता है इसलिए कि आपको अलग से प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाएगा, हिंदुओं के साथ ही जहां आपकी 71 सीटें थी उससे बढ़ाकर 147 सीटें कर दी जाएंगी। तो चीजें मैं बता देता हूं आपसे, 71 सीटें, 147 सीटें, ये नहीं पूछा जाएगा। नॉर्मली आपसे पूछा जाएगा कम्युनल अवार्ड जो है ये किसके द्वारा घोषणा की गई, तो रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा। कब की गई? तो 1932 ईस्वी में, ये याद रखोगे। वही पूछा जाता है कि पूना समझौता किस किस के मध्य हुआ है, तो गांधी जी और अम्बेडकर के मध्य। कब हुआ है? 26 सितंबर 1932 ईस्वी को। ये पॉइंट आपसे पूछे जाते हैं। किसने सहयोग दिया, किसने इन दोनों के बीच समझौता करवाया, ये सारे पॉइंट आपसे नहीं पूछे जाएंगे। उसके बाद आ जाता है बी आर अम्बेडकर जी के बारे में। दलित अभियानों में एक चीज याद रखना, 1924 में बहिष्कृत हितकरनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? 1924 में बी आर अम्बेडकर। बस ये पॉइंट, बाकी सारी चीजें मैं यहाँ से स्किप करने के लिए कहूंगा। नेक्स्ट आ जाता है प्रांतीय चुनाव 1937। यदि आपसे पूछा जाता है कि भारत के अंदर सबसे पहले प्रांतीय चुनाव जो होते हैं वो कब होते हैं? 1937 ईस्वी में। इसके तहत होते हैं तो 1935 अधिनियम के तहत भारत के अंदर 1937 में सबसे पहले चुनाव कंडक्ट किए जाते हैं। इसके अंदर कांग्रेस सबसे बड़ा दल निकल कर आता है और मुस्लिम लीग जो है केवल बंगाल के अंदर जो है अपनी सरकार बनाती है, कृषक पार्टी के सहयोग से। तो किस पार्टी के सहयोग से बंगाल में सरकार बनाई थी? कृषक पार्टी के सहयोग से। उसके 2 वर्ष बाद अक्टूबर 1939 को जो कांग्रेस भारत के अंदर सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर आया था, वो अपनी मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देता है, यानी कि जो सरकार बनाई थी उस सरकार से त्याग पत्र दे देता है। और इसी को देखिए 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुस्लिम लीग और बी आर अम्बेडकर के द्वारा मुक्ति दिवस घोषित किया गया, या मुक्ति दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया कि कांग्रेस से छुटकारा मिल गया। तो पूछा जाता है मुक्ति दिवस कब मनाया गया? 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को। किसने मनाया? मुस्लिम लीग और बी आर अम्बेडकर। उसके बाद ये तो मैंने आपको बता दिया, 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया गया। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना पूछी जाती है 1939 ईस्वी में, किसके द्वारा की गई? तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की जो है स्थापना की गई। उसके बाद आ जाता है व्यक्तिगत सत्याग्रह। कब स्टार्ट होता है? डेट के साथ याद रखना, 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को। इसके प्रथम सत्याग्राही कौन थे? विनोबा भावे जी थे, जिनको 1958 ईस्वी में रैमन मैग्सेस पुरस्कार दिया गया। और इन्हीं के द्वारा जो है भूदान आंदोलन जो है किसने स्टार्ट किया था? 1951 ईस्वी में पोचमपल्ली, वर्तमान जो तेलंगाना है, वहां से स्टार्ट किया था। विनोबा भावे का नाम याद रखना। दूसरे सत्याग्राही कौन थे? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो दोनों पूछे जाते हैं कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्राही और द्वितीय सत्याग्राही कौन थे। उसके बाद आ जाता है अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 ईस्वी को आता है।
क्यों आता है? तो कांग्रेस जो 1939 ईस्वी में, देखिए 1939 ईस्वी में सेकंड वर्ल्ड वॉर जो स्टार्ट होता है उसमें समर्थन करने के बदले अंतरिम सरकार की मांग करती है। तो इसी के लिए अगस्त प्रस्ताव आता है लॉर्ड ली लिंथिंगो के द्वारा। तो लॉर्ड लिंथिंगो के द्वारा जो है भारत के अंदर अगस्त प्रस्ताव, तो अगस्त प्रस्ताव किस डेट को आया, किसके द्वारा आया और क्यों आया, ये चीजें पॉइंट आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है पाकिस्तान की मांग। पाकिस्तान की मांग जो है सबसे पहले विचार जो आता है शायर इकबाल के द्वारा आता है और नामकरण जो किया जाता है रहमत अली, एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्र थे, उनके द्वारा। और 23 मार्च 1940 को औपचारिक रूप से मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा जो है या मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की जाती है। तो पाकिस्तान की मांग कब की गई, नामकरण किसने किया और विचार किसे आया, ये पॉइंट याद रखने हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन कब आया? 1942। बहुत पूछा जाता है क्यों आया था? द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का पक्ष जो है ब्रिटेन की तरफ रहना चाहिए, ब्रिटेन का साथ दे भारत, इसलिए क्रिप्स मिशन आया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। और किसके द्वारा प्रेरक कौन थे इसके? विंस्टन चर्चिल थे। ये याद रखोगे। इसी को कहा था गांधी जी ने कि ये जो है पोस्ट डेटेड चेक है, ऐसा चेक जिसका बैंक दिवालिया होने वाला है, ये कहा गया था किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। तो क्रिप्स मिशन कब भारत आता है? 1942, ये याद रखोगे। इसके अध्यक्ष कौन थे? स्टेफोर्ड क्रिप्स। ये पॉइंट याद रखने हैं। नेक्स्ट आ जाता है भारत छोड़ो आंदोलन। डेट के साथ याद रखना 8 अगस्त 1942 ईस्वी को, कि अब जो है अंग्रेजों को यहां से भगाना है। और इसका जो प्रस्ताव रखा गया था मौलाना अब्दुल कलाम जी के द्वारा तैयार किया गया था। ये पॉइंट भी याद रखोगे कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है इसका प्रस्ताव जो है किसके द्वारा रखा गया था? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी के द्वारा। नेक्स्ट अगस्त क्रांति, जिसके अंदर डू और डाई यानी कि करो और मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? गांधी जी के द्वारा दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन में रेडियो प्रसारण से भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व करने वाली महिला कौन थी? उषा मेहता थी। ये याद रखोगे। उसके बाद आ जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर एक नाम याद रखना, जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसमें गांधी जी के साथ जेल में कौन पत्रकार रहे थे? लुई फिशर रहे थे। ये नाम भी आप याद रखोगे, केवल एक नाम यहाँ से। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर मुस्लिम लीग जो है, इन्होंने पाकिस्तान दिवस किस दिन मनाया था? तो 23 मार्च 1943 ईस्वी को मनाया था। आजाद हिंद फौज पूछी जाती है, किसके द्वारा इसका गठन किया गया? तो 1941 ईस्वी में इसका जो गठन किया गया था कैप्टन मोहन के द्वारा किया गया था। मोहन सिंह जो है इनके द्वारा किया गया था। आजाद हिंद फौज, यदि कैप्टन मोहन आपको ऑप्शन में नहीं मिलता, नॉर्मली मिलेगा, नहीं मिलता तो फिर आप राज बिहारी बोस भी कर सकते हो। लेकिन ये जो थे 1943 से पहले पहले कैप्टन मोहन सिंह के बाद जो थे इसके सर्वोच्च कमांडर रहे थे। उसके बाद जो सर्वोच्च कमांडर 1943 में हो जाते हैं सुभाष चंद्र बोस जी होते आते हैं। और आजाद हिंद सरकार, यहाँ बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि आजाद हिंद फौज की जो स्थापना की थी वो कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। आजाद हिंद सरकार की सिंगापुर में स्थापना 1943 ईस्वी में ये सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई थी। ये चीज आपने याद रखनी है। वेवल योजना और शिमला समझौता जो कि असफल रहा था, ये शिमला समझौता 5 जून 1945 डेट के साथ पूछा जाता है। इसके अंदर क्या था? जो कांग्रेस है और मुस्लिम लीग है दोनों आपस में किस तरह से भारत के अंदर जो सरकार है वो बनाएगी, इसको लेकर था, लेकिन विवाद हुआ, ये भी समझौता फेल रहा। डेट के साथ याद रखोगे कि वेवल समझौता या शिमला समझौता कब होता है? तो 1945। नेक्स्ट आ जाता है नौसेना विद्रोह। नौसेना विद्रोह कब होता है? 1946 डेट के साथ पूछा जाता है। INS तलवार एक जहाज था, उसके ऊपर जो भारतीय नाविक रहते थे उनके साथ नस्लीय भेदभाव हुआ, जिसके साथ विद्रोह हुआ और उस विद्रोह के अंदर झड़प हुई। जो अंग्रेज अधिकारी थे या अंग्रेज जो वहां पर नाविक थे और भारतीय नाविकों में नस्ल भेद को लेकर यह विवाद हुआ। इसी को कहा जाता है नौसेना विद्रोह 1946। नेक्स्ट आ जाता है कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन कब भारत आता है? तो 1946 ईस्वी में आता है। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स, अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। इससे पॉइंट क्या क्या याद रखोगे? 3 सदस्य मैंने बता दिए। इसने क्या था? संविधान सभा हेतु, भारत में संविधान
बनाने के लिए कौन आता है, तो कैबिनेट मिशन आता है, जिसने समर्थन किया था कि आप संविधान सभा का गठन कीजिए 1946 ईस्वी में। जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव होता है और इसके अंदर जो है 389 सदस्य जो हैं ये चुने जाते हैं। और ये जो सदस्य चुने जाते हैं ये 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य चुना जाता है, ये चीज याद रखनी है, ठीक है। हालांकि इसको जो है मुस्लिम लीग के द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था, माउंटबेटन योजना। और यहाँ के बाद आपकी क्लास खत्म हो जाएगी। क्लास आपकी काफी लंबी हो चुकी है, तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट के करीब, 1 घंटे से ऊपर हो चुकी है क्लास, ठीक है। तो माउंटबेटन योजना कब आती है, 1947 में। देखिए किसने घोषणा की थी, तो क्लीमेंट एटली के द्वारा 20 फरवरी 1947 को घोषणा की गई कि भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। 3 जून, इसे 3 जून प्लान भी माना जाता है कि 3 जून प्लान क्या था या माउंटबेटन योजना क्या थी, ये भारत का विभाजन प्लान था। अंग्रेजों ने पाकिस्तान और हिंदुस्तान के नाम से 2 डोमिनियन स्टेट जो हैं उनकी घोषणा की थी। यहाँ से पॉइंट क्या क्या याद रखोगे आप, तो यहाँ से याद रखना है 3 जून, या माउंटबेटन प्लान कब आता है, 3 जून को आता है। उसके साथ याद रखोगे कि 4 जुलाई को विधेयक पारित किया जाता है और 18 जुलाई 1947 को पारित कर दिया जाता है कि भारत जो है 15 अगस्त 1947 से 2 डोमिनियन स्टेट में रहेगा, एक का नाम होगा पाकिस्तान और एक का नाम होगा हिंदुस्तान। ये चीज कही गई थी इसके अंदर। 15 अगस्त के बाद जो है भारत स्वतंत्र हो जाएगा। बस इस क्लास के अंदर इतना ही। मैंने कोशिश की है चीज़ें उतनी बताने की जितनी आपसे पूछी जा सकती हैं। ये चीज़ें आपको हमेशा याद होनी चाहिए। आधुनिक भारत से इम्पोर्टेंट पोर्शन था, इसीलिए 10वां प्रैक्टिस सेट समझकर आप इसे कर सकते हो। PDF मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। यहाँ तक आए हैं, लाइक और सब्सक्राइब जरूर छोड़कर जाएं। बताएं क्लास में कुछ कमी थी तो उसे मैं अगली क्लास में पूरी कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।